बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कमर सुल्ताना ऑफिशियल के साथ हाजिर हूँ। आपसे दरख्वास्त है कि चैनल देखिए, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो हमारे मुल्क के जो हालात हैं, दिल बर्दाश्त हो के मैंने वीडियोज़ बनाना, अपना व्लॉग बनाना छोड़ दिया था, लेकिन लगता है कि गलती है। अपने मामलात जो हो रहे हैं शहर में, सूबे में और मुल्क में, तो उसको अपने अपने ख़यालात अपने आवाम तक पहुँचाने चाहिए, या आवाम तक तो मुझ नाचीज़ के ख़यालात नहीं जाते, क्योंकि मैं तो बहुत पीछे हूँ। मुझे तो पता ही नहीं कौन मुझे देखता है, कौन नहीं देखता। बहुत कम लोग हैं जो मुझे देखते हैं, और मैं अपने ख़यालात उन्हीं लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करती हूँ जो मुझे देख रहे हैं। तो हो सकता है मुझे कोई ऐसी राय मिले, कोई ऐसा मुझे मशवरा मिले कि मैं अपनी राय बेहतर तरीके पर और बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के काबिल हो सकूँ। तो इसीलिए आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो नाज़रीन किराम, हमारे सूबे में हम सबसे पहले देखते हैं कि सूबे सिंध और शहर कराची के जो हालात हैं वो इंतहाई दगरगू हैं। सोचा ये जा रहा था, कई दहाइयों से ये मरदमशुमारी होती चली आ रही है, और कई सालों से एमक्यूएम पाकिस्तान, एमक्यूएम लंदन और जो कराची के स्टेक होल्डर हैं वो ये सोच रहे थे कि हमारी गिनती सही होगी, दोबारा से सेंसस करवाई जाए, दोबारा से ये सिलसिला शुरू हो और इसमें हम लोग सही तौर पर सामने आए, ताकि हमारे जो हकूक़ हैं हमें वो पूरे मिलें। ये कराची वैली कम्युनिटी का ये सोचना था। लेकिन यहाँ पर हुआ ये है कि सेंसस शुरू हुई है, पूरे मुल्क में शुरू हुई है। कहीं शिकायत नहीं आ रही, कहीं इस तरह की हरकत नहीं हो रही जिस तरह से सूबा सिंध और कराची में हो रही है। तो अब जो है सूरत-ए-हाल वो ये है कि कराची की आबादी पिछले 2017 के मुकाबले में कम हो गई है। यानी कि ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि लोग मर खप गए हैं, नए पैदा नहीं हो रहे, और जो रोज़ ट्रक भर-भर के, गाड़ियाँ भर-भर के भेजी जा रही हैं कराची में, मुस्तकिल लोग आ रहे हैं आबाद होने के लिए। रोज़ाना प्लानिंग के तहत गाड़ियाँ आती हैं, प्लानिंग के तहत बसें भर के आते हैं, हज़ारों की तादाद में, और सबके इल्म में ये बात कौन भेज रहा है, कौन नहीं भेज रहा है और किसकी सरपरस्ती में ये सब कुछ हो रहा है, तो उनकी कोई गिनती ही नहीं है। वो यहाँ आकर चप्पे-चप्पे पर काबिज़ हो गए, सारे कारोबार पर काबिज़ हो गए, सारे जो कराची वालों की प्रॉपर्टीज़ है उनको ख़रीदना शुरू कर दिया, उनके एरिया में रहने लगे, उनके एरिया में चोरियाँ, डकैतियाँ, ये सब कुछ बहुत बढ़ गया है। लेकिन किसी ने इस बात को सोचा नहीं, और उसके बावजूद भी कराची की आबादी को कम दिखाया जा रहा है। तो इस सिलसिले में ही हम बात करेंगे कि जब ये मरदमशुमारी का सिलसिला शुरू हुआ और खाना-शुमारी शुरू हुई, और इसके लिए 10 दिन दिए गए कि अवाम अपने खाना-शुमारी इन-इन नंबरों पर करा लें। और जिन लोगों ने नहीं कराया उनके लिए अमला आया, उसने खाना-शुमारी की। तो खाना-शुमारी करने के बाद ये होता है कि दोबारा से ये लोग आते हैं, और आकर के हर घराने में जितने लोग हैं, 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, 10 हैं या 12 हैं, उनकी एंट्री करते हैं। फिर उससे पूरे बेहतरीन तरीके से, मज़बूत तरीके से तादाद सामने आती है कि इस एरिया में कितने लोग हैं। तो हुआ ये है कि जैसे खाना-शुमारी हुई, उस खाना-शुमारी के बाद बहुत सी जगहों पर अमला नहीं पहुँचा, और बहुत सी जगहों पर पहुँचा है, लेकिन इन लोगों ने इस डिजिटल के नाम पर जो धोखाधड़ी और शैतानियत शुरू की है, तो उसकी वजह से काउंटिंग पूरी नहीं हो रही, वो काउंटिंग गिनी नहीं जा रही है, पूरी जो तादाद है सही तौर पर आगे नहीं पहुँच रही। अब इसमें किसका हाथ है, और किसने इतनी बड़ी शैतानी की है कि शैतान को भी पीछे छोड़ दिया, खुद इतने आगे आ गए। मेहनत करने वाले बेचारे हर घर पर जा रहे हैं, हर घर पर गिनती कर रहे हैं। वो जैसे ही अपने डेटा अपना अपलोड करते हैं, वो डेटा वहाँ से गायब हो जाता है। पिछले दिनों यही हुआ, मैं कई लोगों से मैंने देखा है बेचारों को कि वो कह रहे थे हमने डेटा किया, हमारा डेटा उड़ गया, हमारा डेटा उड़ गया। उसके बाद ये सिलसिला ख़त्म हुआ, और वो लोग अपना ईमानदारी से काम करने लगे, और वो ये समझ रहे थे कि हमने तो कर ली, हमने तो गिनती दे दी, जहाँ-जहाँ हम लोग गए हमने खाना-शुमारी की, और फिर हमने अफ़राद गिने, वो हमने पूरे इसमें डाल दिए, अपने डेटा कवर कर लिया। लेकिन वो चीज़ जो है आगे इस्लामाबाद मरदमशुमारी के ऑफ़िस नहीं पहुँच रही, बीच से ही गायब हो जा रही है। कौन इतना बड़ा है जिसने इतनी बड़ी ये सरकशी की है, इतनी बड़ी शैतानी की है, इस चीज़ को देखा जाए। और सिर्फ़ कराची में ही है, और कहीं नहीं है। सिर्फ़ कराची में है कि यहाँ सिर्फ़ लोग मर रहे हैं, पैदा नहीं हो रहे। कहीं यहाँ से बाहर दूसरे मुल्कों से गैर मुकामी आकर भी नहीं रह रहे, जिसको सब देख रहे हैं कि रोज़ाना बसें भर-भर के यहाँ पहुँचाया जाता है, और सारी लोगों को अक़लियत में तब्दील करने की कितनी कोशिशें की जा रही है शैतानी के साथ। इसको अल्लाह ताला
जो है इनको जल्द से जल्द नेस्तो नाबूद करे, जिस तरह से ये लोग कोशिशें कर रहे हैं और एक कम्युनिटी को दबाकर और उसके हुकूक गसब करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस सिलसिले में सियासी जमातों का जो यहाँ के स्टेक होल्डर हैं या दूसरी जमातें हैं जो एमएनए एमपीएस लेते रहे हैं, और उनकी भी कोशिश, उनकी भी ये कोशिश होना चाहिए थी, उनकी ड्यूटी होना चाहिए थी तमाम लोगों की, कि जैसे जैसे ये सेंसस आगे बढ़ रहा था उसी वक्त आवाज़ उठाते। हल्के हल्के नकार खाने में तोती की आवाज़ कौन सुनता है, हल्के हल्के आहिस्ता आहिस्ता सहमे सहमे अंदाज में शिकायतें की जा रही थी, जिसको किसी ने खातिर में नहीं लाई। और ये सिलसिला अब इतना बढ़ गया है कि सेंसस की डेट 30 अप्रैल को ख़त्म होने वाली है और कराची की आबादी मुकम्मल तौर पर सामने नहीं आई। इस सिलसिले में अब एमक्यूएम पाकिस्तान, एमक्यूएम लंदन, जमात इस्लामी, पीटीआई अब सब कमर बस्ता हुए हैं कि इसको दोबारा से किया जाए, इसको देखा जाए। ज़ाहिर है अवाम देख रही है, यहाँ पे अवाम समझ रही है कि किस तरह से पार्टी हमारा साथ देती हैं, नहीं देती, और वो उसी के तहत आगे चलेंगे और उसी के तहत वो इन पार्टीज़ का साथ देंगे कि जो इनके हुकूक की आवाज़ उठाएगा, इनके लिए करेगा। गो कि एमक्यूएम पाकिस्तान कई दहाइयों से यहाँ पर है कराची में, लेकिन उन्होंने भी इस दफ़ा कोशिश नहीं की और सिर्फ बातें की हैं, कोशिश बिल्कुल नहीं की, जिसकी वजह से ये सेंसस जो है बिल्कुल नाकाम है और आवाम की तादाद बजाय बढ़ने के या बराबर आने के कम हुई है उल्टा। तो ये सिलसिला शुरू है। अब ये इस्लामाबाद में मुलाकातें जारी हैं वज़ीर आज़म से, इधर-उधर से देखिए क्या होता है। और ज़ाहिर है एमक्यूएम के पास एक ही रास्ता रह जाता है हुकूमत से हटने का। हर हुकूमत में तो शामिल होते हैं लेकिन कुछ मिलता नहीं है। लेकिन जब ये कहते हैं कि हम हुकूमत से हट जाएँगे, हमारे हुकूक नहीं माने जा रहे, हमारी बातें, हमारे मुतालबात नहीं माने जा रहे, तो उस चीज़ को देखा जाएगा। तो कराची की आवाम जो है इस चीज़ को देख रही है कि कौन उनका साथ दे रहा है, कौन नहीं दे रहा, और कि कौन उन्हें गले में धकेलने की कोशिश कर रहा है। इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए वो अपने आइंदा के लाए-अमल का फैसला करेंगे और उसी के तहत वो इन पार्टीज़ को वोट देंगे या इनको आगे लाएँगे। दूसरी बात ये है कि हमारे वफ़ाक में हम देखते हैं कि सूरत-ए-हाल अजीब-सी है, जिससे दिल नहीं चाहता कि इस चीज़ पर बात करें, इन चीज़ों को देखें, क्योंकि तकरीबन साल से ज़्यादा होने को आया है ये सूरत-ए-हाल शुरू है। लोग रोज़ाना सोच के सोते हैं सुबह क्या होगा, सुबह कितनी महँगाई बढ़ जाएगी, या सुबह हालात किधर होंगे, हंगामे होंगे या लड़ाई झगड़े होंगे या धरना होगा या क्या होगा, ये सब सोच के सोते हैं। सुबह उठते हैं कुछ और होता है, सुबह उठते हैं कुछ और होता है। लेकिन आवाम की हालत पर कोई तवज्जो नहीं देता, सब उसी लड़ाई में लगे हुए हैं, इक़्तिदार की रस्साकशी में फँसे हुए हैं, उसी को देखना चाहते हैं, उसी को करना चाहते हैं। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने डेट दे दी थी 14 मई की, 14 मई को 90 दिन तो पहले ही हो जा रहे हैं, लेकिन उनकी डेट बढ़ा दी गई थी और उन्हें 14 मई की डेट दी गई थी कि जो केपी की असम्बली और पंजाब असम्बली डिज़ॉल्व हुई है, इसके इंतखाबात करा दिए जाएँ। लेकिन हुकूमत नहीं मानी, हठधर्मी पे कायम रही और उसने कहा कि हमें ये इलेक्शन नहीं कराने। हम अक्टूबर-नवंबर में इलेक्शन कराएँगे। वजह आप लोगों को सबको पता है कि ज़ाहिर है अक्टूबर-नवंबर में इनके जज भी आ जाएँगे, इनका हिमायत याफ़्ता, और इनके पास सदर पाकिस्तान ये वाले नहीं होंगे, अपनी मर्ज़ी के आ चुके होंगे, क्योंकि असम्बली में जो कार्रवाई ये लोग कर रहे हैं उसको आप लोग गौर से देखिए नाज़रीन किराम। असेंबलीज़ की जो कार्रवाई हो रही है और जो कुछ ये कर रहे हैं, अपने आप अकेले बैठकर अपनी मर्ज़ी के कवानीन, अपनी मर्ज़ी की करारदादें, अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले वहाँ पर हो रहे हैं। तो ये सब आप देख लीजिए कि जब सदर और चीफ़ जस्टिस भी इनके आ जाएँगे तो ये लोग क्या करेंगे? किस तरह से फ़ैसले होंगे? ये सब कुछ देख के समझ के ही फ़ैसले करने होंगे कि आवाम को होशियार होना होगा, आवाम को जागना होगा, आवाम को खबरदार होना होगा कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं और क्या करना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ। पिछले 35 साल से बराजमान है सिंध में भी और पंजाब में भी ये लोग, और इन लोगों ने क्या किया है। अब यहाँ सेंसिस की आवाज़ उठाई जा रही थी कराची में जब, और पीपल्स पार्टी बिल्कुल खामोश बैठी है, उससे जैसे उसके अंदर साँस ही नहीं है, मरी हुई है। क्योंकि करता-धरता वही है, सब सब काम वही कर रहे हैं। उन्होंने ही सेंसस को बिगाड़ा है और उन्होंने लाड़काना की आबादी बढ़ा ली है, अपने अंदरूनी सिंध शहरों की आबादी बढ़ा ली है और कराची की आबादी घटाई है। तो वो बिल्कुल खामोश बैठी हुई, जैसे उनके पास कान नहीं है, उनको सुनाई नहीं दे रहा, ज़बान नहीं है, उनको बोलना नहीं है, क्योंकि उनको जो करना था वो कर चुके हैं। इसी तरह से वफ़ाक में भी जो पीडीएम हुकूमत है, वो जो जी चाहता है वो कर रही है। असेंबलीज़ उनके हाथ में है, तमाम उनके अपने लोग हैं और ख़रीद-व-फ़रोख्त भी होती रहती है साथ-साथ, उसके तहत काम होता है। तो अब जो सूरत-ए-हाल होने जा रही है कि मज़ाकरात के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पीडीएम और पीटीआई जो है आपस में मुज़ाकरात करें और इलेक्शन की कोई डेट मुकर्रर करें। तो ये जो सिलसिला है, इसको देखते हुए समझ में आ रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया था उसको कोई ख़ातिर में नहीं लाया और सुप्रीम कोर्ट को मजबूरन मुज़ाकरात की दावत देना पड़ी, मुज़ाकरात के बारे में बोलना पड़ा, और सुप्रीम कोर्ट ने
ان سے کہا ہے کہ مذاکرات کریں۔ 2 دن مذاکرات کے بعد پھر گرفتاریاں، چھاپے اور توڑ پھوڑ، گھروں میں ریڈ اور یہ سب کچھ شروع ہو چکا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ صورتحال یہ بھی ہے کہ ایک دوسرے پر زبانی کلامی حملے بھی کیے جا رہے ہیں۔ تو جب جہاں بات چیت ہوتی ہے، مذاکرات ہوتے ہیں، مصلحت کے تحت ایک دوسرے کی باتیں رکھی جاتی ہیں، ایک دوسرے کی باتیں مانی جاتی ہیں اور ان پر حملے زبانی کلامی نہیں کیے جاتے اور نہ ہی عملی طور پر حملے کیے جاتے ہیں، جس طرح سے کل پرویز الہی کے گھر پر حملہ کیا گیا اور توڑا پھوڑا گیا۔ تو اس سے یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ لوگ سیریس نہیں ہیں کہ مذاکرات کیے جائیں اور مذاکرات کی میز پر کوئی فیصلہ امن و امان کا یا خوشحالی کا کر اٹھیں گے لوگ۔ تو ناظرین کرام اتنا ہی ہے، اس کے بعد میں بات کروں گی دوبارہ آپ سے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپس میں اتحاد، اتفاق، محبتیں برقرار رکھیں، جاگیں اور اپنے اڑوس پڑوس کو جگائیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہمارے شہر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور ہم لوگ اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، ہم نے اپنے فیصلے خود کرنے ہیں۔ اب جن کو ہم منتخب کرتے ہیں ان پر بھی نظر رکھنی ہے کہ وہ ہمارے لیے کیا فیصلے کر رہے ہیں اور ہمارے لیے کیا کر رہے ہیں، کیونکہ یہ لوگ ہمارے ووٹ لے لیتے ہیں لیکن ہمارے لیے جو کچھ کرتے ہیں ہم اس وقت خاموش تماشائی بنے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں بر وقت فیصلے کر کے بر وقت روک ٹوک شروع کرنی ہوگی کہ آپ اب جو یہ کرنے جا رہے ہیں یہ غلط ہے یا جو کرنے جا رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ تو ہمیں اس حد تک جاگنا ہوگا۔ عوام جب تک جاگے گی نہیں کچھ نہیں ہوگا۔ آپ سے درخواست ہے کہ اپنے لیے، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے سوچیے، سمجھیے اور جاگیے۔ اللہ حافظ۔